सोचिए, अगर एक आदमी के पास प्रेसिडेंट, प्रिंस और बिलियनर्स के राज हों और वही आदमी कोर्ट के सामने बोलने से पहले अचानक जेल के अंदर मर जाए। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की नहीं, बल्कि उन राजों की जो शायद कभी सामने ही नहीं आ पाए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो सच आपको बताया जाता है शायद वो पूरी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते कि 2004 के आसपास जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती टूट गई थी, और वक्त के साथ ये इक्वेशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो पुराना दोस्त था वो बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका था। इसी बीच एप्स्टीन फाइल को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एक बार जब रिपोर्टर ने पूछा तो ट्रंप ने मजाक के अंदाज में कहा, "यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट एप्स्टीन?" जेफरी एप्स्टीन का नाम आज दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल स्कैंडल में शामिल है, लेकिन अगर आप एप्स्टीन की कहानी को सिर्फ एक सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल समझ रहे हो तो आप सिर्फ कहानी का सरफेस देख रहे हो, क्योंकि एप्स्टीन का केस क्राइम से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से लेकर इंटेलिजेंस ऑपरेशन तक हर पॉसिबल डायरेक्शन में ब्रांच होता है। और यही रीजन है कि ये केस इतना डेंजरस, मिस्टीरियस और अनफिनिश्ड लगता है। तो शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं, जेफरी एप्स्टीन कौन था? क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे कि एप्स्टीन कौन था तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि एप्स्टीन ने ये नेटवर्क कैसे बनाया, क्यों उसके मरने के बाद भी सिस्टम ने सच बोलने से मना कर दिया। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में होता है। एप्स्टीन एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में बड़ा हुआ। उसके फादर सैम्यूअल एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मेंटेनेंस वर्कर थे, और मदर पॉलिन एप्स्टीन एक स्कूल असिस्टेंट थी। घर में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई पावर नेटवर्क नहीं, कोई एलाइड एसेस नहीं। ये डिटेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एप्स्टीन की पूरी कहानी एक्सेस के ऊपर ही बेस्ड है। बचपन में एप्स्टीन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था। वो बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करता था, नॉट इन अ साई वे बट इन अ कैलकुलेटेड वे। वो समझता था कौन अथॉरिटी होल्ड करता है, कौन इन्फ्लुएंस यूज करता है, कौन इनसिक्योर है, कौन इम्प्रेस होता है, कौन इंटिमिडेट होता है। ह्यूमन बिहेवियर एप्स्टीन के लिए किसी सब्जेक्ट जैसा था, और मैथमेटिक्स उसका दूसरा नेचुरल स्ट्रेंथ था। नंबर्स प्लस पैटर्न्स, इस मिक्स ने उसको टिपिकल एकेडमिक रूट से अलग बना दिया। एप्स्टीन हाई स्कूल के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी गया, लेकिन डिग्री नहीं ली। यह भी अनयूजुअल है। 1970s के अर्ली ईयर्स में एप्स्टीन को डेल्टन स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर की जॉब मिलती है। यहाँ एक ह्यूज ट्विस्ट है। डेल्टन स्कूल कोई रैंडम स्कूल नहीं था। ये न्यूयॉर्क का वो इंस्टीट्यूशन था जहाँ अमेरिका के वेल्थिएस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे। ये एनवायरनमेंट एप्स्टीन के लिए एक क्लासरूम से ज्यादा लेबोरेटरी था, जहाँ वो एलाइट क्लास को अब क्लोजली स्टडी करता है। वो ये ऑब्जर्व करता है कि पावर की लैंग्वेज क्या होती है, सोशल सिग्नलिंग कैसे काम करता है, स्टेटस का साइकोलॉजी क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट एलाइट क्लास को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। एप्स्टीन के लिए एक साइलेंट मिशन था, और मिशन सक्सेसफुल था। पेरेंट उसे रिलायबल, इंटेलिजेंट और कंपोज समझते थे। एप्स्टीन को यहीं से समझ में आ जाता है पावर बुक से नहीं, लोगों से मिलती है, और यहीं से उसका एक्सेस लेडर स्टार्ट होता है। डेल्टा स्कूल के पेरेंट्स उसे इंटेलिजेंट और रिलायबल समझते थे। पेरेंट्स से बात करते हुए वो कैजुअली उनके काम के बारे में पूछता था, और ऐसे ही एक दिन एप्स्टीन की लाइफ का पहला बड़ा टर्न आता है, जब डेल्टन स्कूल के एक पेरेंट एलन एस ग्रीनबर्ग, जो बियर स्टीन्स नाम की इन्वेस्टमेंट बैंक के सीईओ थे, वो एप्स्टीन से पहली मीटिंग में ही उससे इम्प्रेस हो गए। और ग्रीनबर्ग ने एप्स्टीन में कुछ अलग देखा, मैथमेटिक्स समझाने की एबिलिटी, कॉन्फिडेंस और सबसे इम्पोर्टेंट लॉयल्टी। इसीलिए 1976 के अराउंड बिना प्रॉपर डिग्री के जेफरी एप्स्टीन बियर स्टीन्स ज्वाइन करता है। वॉल स्ट्रीट के लिए ये अनयूजुअल था। बियर स्टीन्स में एप्स्टीन फास्ट लर्नर था, क्लाइंट से बात करना जानता था, नंबर्स के साथ लोगों की ईगो को भी हैंडल कर लेता था। कुछ ही सालों में वो पार्टनर बन जाता है। 1981 में एप्स्टीन अचानक बियरस्टीन छोड़ देता है, और इसके बाद एप्स्टीन अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करता है। उसकी कंपनी सिर्फ बिलियनर्स के लिए काम करती है, पब्लिक क्लाइंट नहीं, रिकॉर्ड लिमिटेड। और यहीं से एप्स्टीन की वेल्थ मिस्टीरियस बन जाती है। ना क्लियर बिजनेस मॉडल, ना पब्लिक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, लेकिन लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, मेंशन, स्टाफ। इस फेस में एप्स्टीन अपना नेटवर्क एक्सपेंड करता है, और
उसके सर्कल में पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, बिजनेस लीडर्स थे। फिर 1980s के दौरान एप्स्टीन की मुलाकात होती है लेस्ली वैक्सनर से। अमेरिका का एक बड़ा बिलियनर बिजनेसमैन द लिमिटेड और विक्टोरियाज सीक्रेट जैसी बैंड उसके अंदर आती थी। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग डिटेल है, वैक्सनर ने एप्स्टीन को सिर्फ एडवाइजर नहीं बनाया, उसने एप्स्टीन को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है मेरे बदले कोई और मेरे फाइनेंशियल डिसीजन में सिग्नेचर कर सकता है। ये लेवल का ट्रस्ट कोई नया आदमी नहीं। फिर सवाल ये आता है, एक मिडिल क्लास डिग्री लेस ट्रेडर को बिलियनर्स ने इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे दिया? अब इस सवाल का आंसर डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता, लेकिन पैटर्न में मिलता है। एप्स्टीन को लोगों की इनसिक्योरिटीज और एम्बिशंस दोनों समझ आते थे। इस ट्रस्ट के बाद एप्स्टीन के पास सडनली मॉडल्स, डिजाइनर्स, डिप्लोमेट्स, फंड मैनेजर्स ये सब नेटवर्क बनने लगता है। 1980s के दौरान एप्स्टीन का सोशल सर्कल यूरोप तक एक्सपेंड हो गया। एप्स्टीन ने एक और स्किल डेवलप करी, नेटवर्क पोजीशनिंग। वो इन्फ्लुएंस के लिए लेयर्स आइडेंटिफाई करता था, सोशल इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, और फिर उसको क्रॉस कनेक्ट करता था। एप्स्टीन के आसपास अब सिर्फ रिच लोग नहीं, यूजफुल लोग थे। अब यही से कहानी डेंजरस साइड लेने वाली थी। 1990s की शुरुआत में एप्स्टीन की जिंदगी में एंटर होती है घिसलेन मैक्सवेल। अगर एप्स्टीन ने एलाइट के दरवाजे खोले तो मैक्सवेल ने एलाइट के ड्राइंग रूम के अंदर एक्सेस दिया। मैक्सवेल एक लंदन बेस्ड सोशलिस्ट थी। उसके फादर रॉबर्ट मैक्सवेल मीडिया टाइकून थे और फॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। मैक्सवेल फैमिली हाई सोसाइटी प्लस जियोपॉलिटिकल का हाइब्रिड इकोसिस्टम थी। गिसलिन ने वही इन्वायरमेंट इनहेरिट किया। उसने एप्स्टीन को वो चीज़ें दी जो उसके पास नहीं थी। फिर एक दिन एप्स्टीन ने मैक्सवेल को पूरी तरकीब समझाई और दोनों ने मिलकर फ्यूचर प्लान बनाया। यहीं से शुरू होता है पूरा खेल। दोनों ने मिलकर फिर लिटिल सैंड आइलैंड खरीदा और हर जगह उन्होंने कैमरे लगवा दिए। विक्टिम सिलेक्शन एक रैंडम प्रोसेस नहीं, ये एक प्रॉपरली इंजीनियर्ड पाइपलाइन थी। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक एप्स्टीन एंड मैक्सवेल यंग गर्ल्स को टारगेट करते थे, जिनकी ज़्यादातर उम्र 14 से 18 के बीच होती थी, और इन्हें मॉडलिंग का और मसाज के बदले ज़्यादा पैसे कमाने का लालच दिया जाता था। इसके अलावा इन्हें यह भी कहा जाता था कि अगर ये किसी और लड़की को लाएंगी तो उसके बदले भी इन्हें कमीशन मिलेगा। बट यहाँ सबसे शॉकिंग लेयर अभी आई ही नहीं, क्योंकि ये सब सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं लगता, ये सर्विलेंस जैसा लगता है। क्योंकि एप्स्टीन के मल्टीपल प्रॉपर्टीज में कैमरास मौजूद थे। कोई नॉर्मल आदमी इतना लार्ज स्केल सर्विलेंस प्राइवेट बेडरूम में नहीं लगा था। इससे एक न्यू हाइपोथेसिस जन्म लेती है। ब्लैकमेल का जियोपॉलिटिकल टर्म होता है कॉम्प्रोमाइट। कोल्ड वॉर से लेकर आज तक इंटेलिजेंस एजेंसीज कॉम्प्रोमाइट का यूज करती रही हैं पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हुआ होता तो इतना जियोपॉलिटिकल नॉइस नहीं होता। एप्स्टीन की डेथ के बाद सवाल ये नहीं था एप्स्टीन कैसे इंसान था, सवाल ये था एप्स्टीन काम किसके लिए करता था। तो एक डिटेल बार बार सामने आई, कैमरास ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नॉर्मल वेल्दी लोग सिक्योरिटी कैमरास लगाते हैं, लेकिन एप्स्टीन के कैमरास का एंगल अलग था, सिक्योरिटी के लिए नहीं, कलेक्शन के लिए। विक्टिम्स ने कोर्ट रूम स्टेटमेंट में बताया, कैमरास वर देयर, वी वर टोल्ड नॉट टू वरी अबाउट देम। लॉयर्स और जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा ये सवाल था कि ये एविडेंस किस लिए कलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर पर्पस सिर्फ अब्यूज होता तो इन एविडेंस को कलेक्ट करने का कोई रोल नहीं था। अब यही क्वेश्चन एप्स्टीन पर अप्लाई होता है। वॉज एप्स्टीन कलेक्टिंग कॉम्प्रोमाइट? क्योंकि जिस टाइप के लोग एप्स्टीन के नेटवर्क में दिखते हैं उन पर कॉम्प्रोमाइट बनाने का जियो पॉलिटिकल वैल्यू एक्सट्रीमली हाई है। अब सवाल ये था एप्स्टीन इन लोगों को बुला क्यों रहा था, प्लेजर के लिए या लेवरेज के लिए? अब एक सवाल आता है जिसे लोग डिस्कस तो करते हैं लेकिन रेयरली समझते हैं। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एप्स्टीन मसूद का एजेंट था, लेकिन इस बात की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरी कड़ी में बढ़ते हैं कि आखिरकार ये सब खुलासा कैसे हुआ। 2005 में एक अंडर एज गर्ल अपने पेरेंट्स को बताती है कि एप्स्टीन के पाम बीच मेंशन पर उसके साथ अब्यूज हुआ।
पाल्म बीच पुलिस शुरू में लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंड होती है। डजन्स ऑफ सिमिलर स्टेटमेंट मिलते हैं, पैटर्न्स मैच होते हैं, केस लोकल से फेडरल लेवल तक जाता है और यहीं से ये केस क्रिमिनल से पॉलिटिकल शिफ्ट हो जाता है। 2007-8 में एप्स्टीन के लॉयर फेडरल प्रोसिक्यूटर से एक डील नेगोशिएट करते हैं। यूएस अटॉर्नी एलेक्जेंडर डील को अप्रूव करते हैं। डील स्ट्रेंज थी। एप्स्टीन सिर्फ स्टेट चार्ज प्लीड करता है, फेडरल प्रोसिक्यूशन ड्रॉप हो जाता है और उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिलती है, जो कि हाउस अरेस्ट जैसी थी। मतलब कि उसे दिन भर काम करने की छूट थी, बस शाम को वापस आना होता था। इसके अलावा विक्टिम्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया। लॉ एक्सपर्ट ने इस डील को बोला द ओरिजिनल सिन ऑफ द केस और यहाँ एक केस सील हो जाता है। ये कोइंसिडेंस था या प्रोटेक्शन, आंसर नहीं मिला। आखिरकार जब मामला फिर से उठता है तब जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह तो तय हो चुका था कि नेक्स्ट हियरिंग में उस पर बड़े लेवल पर सुनवाई होगी और लोगों को लग रहा था कि अब एप्स्टीन बोलेगा, बताएगा ये पूरा नेटवर्क किसने बनाया, कौन कौन शामिल था, पावर का मिसयूज कैसे हुआ। लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को जेल में डाला जाता है और सिर्फ 1 महीने 4 दिन बाद मतलब कि 10 अगस्त 2019 को उसकी जेल के बैरक में मौत हो जाती है। ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक एप्स्टीन ने सुसाइड किया। कहा गया कि उसने अपने कपड़ों से खुद को फांसी लगा ली। लेकिन यही सवाल शुरू होता है, जिस बैरक में एप्स्टीन था वहां 24 घंटे सीसीटीवी सर्विलेंस होती थी, मैनुअल गार्ड की ड्यूटी होती थी। लेकिन जिस शाम उसकी मौत होती है उस दिन सीसीटीवी कैमरास काम नहीं करते, गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर नहीं होते। अब कैमरास बंद हुए थे या बंद करवाए गए थे, यह समझने वाले समझ जाते हैं। और इस तरह एप्स्टीन अपने साथ कई राज लेकर चला जाता है। एप्स्टीन के बाद अगली इंपॉर्टेंट कड़ी बनती है गहिसलीन मैक्सवेल। 2021 में वर्जीनिया फिर से आवाज उठाई। उसने ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू पर एलिगेशंस लगाए कि उसे एप्स्टीन और मैक्सवेल के थ्रू प्रिंस के पास भेजा गया था। इस एलिगेशन के सपोर्ट में पुरानी फोटोज भी सामने आई। प्रिंस एंड्रयू ने सब एलिगेशंस डिनाई किए, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो 2022 में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाता है। अमाउंट कभी डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन बताया जाता है कि ये मल्टी मिलियन डॉलर सेटलमेंट था। इसी केस के दौरान गहिसलीन मैक्सवेल को 2022 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। एप्स्टीन की डेथ से पहले सिस्टम के पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ था, ट्रायल, टेस्टिमनी, क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर ट्रायल होता तो एप्स्टीन को सब कुछ बोलने का मौका मिलता और जब एक डिफेंडेंट कॉपरेट करता है वो अपने से ऊपर के लोगों का नाम लेता है। यही क्रिमिनल जस्टिस के गोल्डन रूल है, स्मॉल फिश फिर बिगर फिश एंड द रियल फिश। एप्स्टीन स्मॉल फिश नहीं था, वो ब्रिज था। वो ब्रिज टूट गया कोर्ट रूम के बाहर। इसलिए कई लीगल स्कॉलर्स ने यह पॉइंट रेज किया, ट्रायल सिस्टम के लिए डेंजरस था, पब्लिक के लिए नहीं, क्योंकि ट्रायल का रिजल्ट तो एक्सपोजर प्लस डिप्लोमेटिक डैमेज हो सकता था और जियो पॉलिटिक्स में ट्रूथ से ज़्यादा रिस्की चीज़ कोई नहीं होती। 19 दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट ऑफ जस्टिस को ऑर्डर दिया कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स पब्लिक की जाए। इसमें शामिल है वीडियोस, फुटेजेस, डॉक्यूमेंट, फ्लैश लॉग्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 95,000 कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने हैं। अभी तक सिर्फ 4,000 के आसपास डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और जैसे जैसे ये फाइल्स खुल रही है कई लोगों के राज बाहर आने लगे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के 95,000 डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये मैपिंग है। अगर ये मैपिंग कंप्लीट रिलीज हो तो स्कैंडल्स नहीं, पावर रिलेशनशिप्स एक्सपोज होंगे। पावर रिलेशनशिप्स जियोपॉलिटिक्स का एक्यूरेसी है, इसीलिए फाइल्स डेंजरस नहीं, फाइल्स रिवीलिंग डेंजरस है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, एप्स्टीन से मिलने या उनके साथ फोटोज होना क्राइम का प्रूफ नहीं होता। वो एक बिजनेसमैन था, लोग उससे कई रीजन से मिल सकते हैं, इसलिए नाम आना नॉट इक्वल टू गिल्टी होना। यह फैसला सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। इंडिया के पॉलिटिक्स, बिजनेस और डिप्लोमेसी ट्रेडिशनली यूएस नेटवर्क से डीपली लिंक्ड है। एप्स्टीन के फाइल्स में इंडिया के कुछ नाम अपीयर हुए। एप्स्टीन के नेटवर्क की 80% पीपल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं, नेटवर्किंग प्लस फाइनेंस प्लस डिप्लोमेसी के लिए कनेक्टेड थे। इंडिया ग्लोबल पावर राइज कर रहा है और एप्स्टीन के नेटवर्क में राइजिंग पावर्स के बिजनेस एलाइट का होना अब नॉर्मल पैटर्न है। एप्स्टीन केस ने एक चीज प्रूव कर दी, सिस्टम डज नॉट प्रोटेक्ट मोरालिटी,
सिस्टम प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, मोरालिटी आउटकम क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी एम्पायर बिल्ड करता है। एप्स्टीन ने मोरालिटी ब्रेक की, सिस्टम ने स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की। ट्रायल नहीं हुआ, टेस्टिमनी नहीं हुई, नेम्स रिवील नहीं हुए, सिस्टम सेव, प्लेयर सेव, ट्रूथ सील्ड, और कहानी इनकम्प्लीट। लोग एप्स्टीन केस को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो शॉकिंग है, इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट थिंग्स ह्यूमन माइंड को टॉर्चर करती है। एप्स्टीन केस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इनकम्प्लीट केस है। एप्स्टीन डेड, फाइल सील्ड, नेटवर्क साइलेंट, और पब्लिक को एक सेंटेंस दिया जाता है, मूव ऑन। अगर आप भी समझते हो कि कुछ फाइल्स के सील्ड रहने का मतलब होना है उनमें वैल्यू होना, तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।